हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का हमारा पहला चैप्टर है भारतीय इतिहास का स्रोत। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री और इसको हम 1 वीक पहले करेंगे। उसके बाद हम कोई दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले आज का हमारा जो चैप्टर है वो भारतीय इतिहास का स्रोत है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है मैम, पहला पॉइंट है भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ये शॉर्ट नोट्स है और ये मेरे खुद के नोट्स हैं। ठीक है, तो आप इसको ना एग्ज़ाम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप रिवीजन के तौर पे आप पढ़ सकते हो एंड पहले से भी आप पढ़ सकते हो। आप पहले एक बार डिटेल में पढ़ना, उसके बाद आप रिवाइज करने के लिए आप इस नोट्स को आप यूज़ कर सकते हो। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला जो है साक्ष्य वो साहित्यिक साक्ष्य है। इसके अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। पहला हमारा जो है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। और हमारा वेद है। वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, जिसके रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों से हमें भारत के प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेद जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सभी चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। हमारा पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों ने पंजाब में किया था। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र और 1,028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन और पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की 5 मान्य शाखाएं हैं, साकल, अश्वलायन, मांडूक्य, संखायन तथा वास्कल। ठीक है, हमारा दूसरा है यजुर्वेद। इस वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पाठ एवं गद्य दोनों में लिखा गया है। जो हमारा यजुर्वेद है ये पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण आयुर्वेद एवं शुक्ल आयुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को आधर्य कहा जाता है। हमारा तीसरा है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक अर्थात मूल माना जाता है। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। इसमें मात्र 78 ऋचाएँ ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से लिया गया है। जो सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं, ये 78 ऋचाएँ हैं जो कि नई हैं, ये ठीक है सामवेद में ही बनाया गया था। ठीक है, और जो बाकी के जो है वो शेष ऋग्वेद से लिया गया है। इस वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जामिनीय, रामायणीय और कौथुम। अथर्ववेद में मनुष्यों के अंधविश्वास और विचारों का विवरण मिलता है। इस वेद में जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण, ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग आदि एवं अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। इस वेद में कुल 20 मंडल, 721 ऋचाएँ एवं 5,987 मंत्र हैं। यह चौथा एवं अंतिम वेद है और इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोथप। उपनिषद है हमारा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना होता है। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है।
उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। कुल 108 उपनिषदों की संख्या है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। आरण्यक यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है। इनकी रचना अरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी, इसी कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है और इस प्रकार ये दार्शनिक रचनाएं हैं। इन्हीं के कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ था। प्रमुख आरण्यक ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी तथा छांदोग्य। वेदांग है हमारा। वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प तथा निरुक्त, ये सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण और यज्ञाति करने में सहायक थे। हमारा पुराण है। पुराणों के रचयिता हैं लोम हर्षक व उनके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था तथा इसमें ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है। मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण एवं प्रामाणिक पुराण है। जो हमारा मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। हमारा रामायण है। रामायण महाकाव्य की रचना दूसरी शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 श्लोक हो गए। रामायण को चतुर्वर्षी संहति शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। हमारा महाभारत है। महाभारत एक महाकाव्य जिसकी रचना लगभग 4वीं शताब्दी में महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जैन संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा, अर्थात महाभारत। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत या शतसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अष्टलायन गृह सूत्र में मिलता है और इसका सूत्र है, इस साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधि का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाता है। स्मृतियाँ हैं। वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ, इसमें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। हमारा लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जीवनियों का उल्लेख किया जाता है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। चाणक्य अर्थात कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो हमारे कश्मीरी कवि हैं कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विशाखा दत्त द्वारा रचित मूल राक्षस, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहद कथा मंजरी मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। संगम साहित्य से दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हमारा अगला पॉइंट है पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य तथा कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम शुंगकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला पॉइंट है राजशेखरकृत प्रबंध कोश से गुजरात के चालुक्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट, भारत पर हुए यवन आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, वाकपति का गौड़ बहु, विल्हड़ का विक्रमांकदेव चरित्र, पद्मगुप्त का नौ साहसांक चरित्र, हेमचंद्र रचित का कुमारपाल चरित्र, जयानकृत का पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेखनीय है। विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण से भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है।
विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, और दूसरा चीनी यात्रियों के वृत्तांत, और तीसरा है अरब यात्रियों के वृत्तांत। यूनान और रोम के लेखकों का विवरण। हेरोडोटस, इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का उल्लेख किया है, परंतु इसका विवरण अनुसूत्रियों एवं अफवाहों पर आधारित है। टेसियस ईरान का राजवैद्य था, जिसने भारत के संबंध में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पहली पुस्तक इंडिका नमक में अपने पुस्तक में मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में उल्लेख किया है। डायमेकस सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। प्लिनी, इसने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। टॉलमी 2वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग 150 ईस्वी में भूगोल नामक एक पुस्तक की रचना की थी। पेरिलिप्स ऑफ द इरिथियन सी, पुस्तक की रचना एक अज्ञात लेखक द्वारा लगभग 80 ईस्वी में की गई थी, जो उस समय हिंद महासागर की यात्रा पर आया हुआ था। इसने भारत के व्यापारिक वस्तुओं एवं बंदरगाहों का उल्लेख किया है। चीनी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री बहुत प्रमुख थे। चीनी यात्रियों के लेखन से भारतीय वृत्तांत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फाहियान चीनी यात्री लगभग 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। इसने अपने लेख में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का उल्लेख किया है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था। यहाँ लगभग 16 वर्ष तक रहते हुए नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया और इसकी पुस्तक है सियूकी। सुंगयोन चीनी लेखक था, जो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने लेख में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं अपने समय की भारतीय स्थिति का उल्लेख किया था। अरब यात्रियों के वृत्तांत है। अरब के मुसलमान लेखक हसन निजाम, अल मसूदी, सुलेमान अल बरूनी, अलबिला दूरी, निजामुद्दीन तथा फरिश्ता की रचनाओं से भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म खीवा में हुआ था। अलबरूनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसको अरबी, फारसी और संस्कृति का अच्छा ज्ञान था। इसने तहकीक हिंदी भारत की खोज अर्थात भारत की खोज, इसकी जो पुस्तक ही तहकीक हिंदी, उसका हिंदी नाम है भारत की खोज, पुस्तक की रचना किया था, जिसमें भारतीयों के तत्कालीन दशाओं का वर्णन किया था। हमारा अगला है सुलेमान। इसके रचनाओं से प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। और हमारा अगला है
आलमसूदी। आलमसूदी एक पुस्तक लिखा था मुरुरज जहाब, जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं एक दिन में एक चैप्टर कवर करूँगी। हमारा अगला है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। और हमारा अगला है अभिलेख। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों द्वारा दीवारों, मुद्राओं और ताम्रपत्र पर खुद जाते थे। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज में प्राप्त अभिलेख है। और कलिंग नरेश खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियाँ की जानकारी मिलती है। और एरन अभिलेख से सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। यवन राजदूत होलियो डोरस के बेसनगढ़ विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। मुद्रा है हमारा अगला पॉइंट, मुद्रा है। प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, मतलब पंच मार्किस कोइंस के नाम से भी जाना जाता है। ग्रंथों में इन्हें कारसापड़, पुराण, धरण, शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। अधिकांशतः आहत सिक्के चांदी के टुकड़ों हैं जिन पर विभिन्न आकृतियां अंकित की गई हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया था। मुद्राओं से ही प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। कनिष्क के सिक्कों में हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उससे संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। पुदुचेरी के निकट अरिकामेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला है लास्ट पॉइंट है ये स्मारक। स्मारक के अंतर्गत पुराने मंदिर, मूर्तियाँ, इमारतें इत्यादि आती हैं जिनसे हमें विभिन्न युगों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। हमारा लास्ट पॉइंट है उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को नागर, दक्षिण भारत की मंदिर शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं तथा दोनों शैलियों के मिश्रण को वेसर शैली कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। एंड मैं पहले एक हफ्ते पहले इंडियन हिस्ट्री को कवर करूँगी, उसके बाद जो भी चैप्टर बचा रहेगा उसको बाद में कवर करूँगी, ठीक है। उसके बाद एक हफ्ते इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद कोई अगला सब्जेक्ट दूसरा जीके से रिलेटेड रहेगा, आई थिंक जियोग्राफी को, ठीक है। एंड आज से मैं जियोग्राफी के नोट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो एक हफ्ते में मैं उसके 4-5 चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगी। तो उसके बाद मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक आप इसको ही देख के अपना जीके कवर करो। और आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो से अपने जीके को और अच्छे से पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। अगर आप दिल्ली पुलिस के कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे टारगेट मिलते हैं जिनको आप फॉलो करके आप दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स को अचीव कर सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।